नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, आज शाम अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी खबर आई कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर यानी संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर ट्वीट किया, लेकिन इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट कर यह जानकारी दी कि दोनों देशों के बीच, जरा डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को हम स्क्रीन पर लाना चाहते हैं। लिख रहे हैं कि अमेरिका की मध्यस्थता में, कल रात अमेरिका की मध्यस्थता में चली लंबी बातचीत के बाद मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और पाकिस्तान तुरंत और पूरी तरह हमले रोकने के लिए तैयार हो गए हैं। मैं दोनों देशों को कॉमन सेंस, समझदारी से भरा फैसला लेने के लिए बधाई देता हूं। इस मामले पर आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ये ट्वीट आता है, इसके बाद हलचल मच जाती है पूरी दुनिया में और इसके बाद इधर भारत में इंतजार रहता है कि भारत से क्या प्रतिक्रिया आएगी। भारत की प्रतिक्रिया से पहले उधर पाकिस्तान से प्रतिक्रिया आती है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का बयान आता है कि सीज फायर के लिए दोनों देश तैयार हैं। इसके बाद इधर देश में, अपने देश में, ये देखिए इशाक डार उप प्रधानमंत्री पाकिस्तान, उनकी प्रतिक्रिया आती कि पाकिस्तान और भारत ने तत्काल प्रभाव से युद्ध विराम पर सहमति जताई है। पाकिस्तान ने हमेशा अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता किए बिना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के लिए प्रयास किया है। यह प्रतिक्रिया उधर से आती है इशाक डार की। इसके बाद इधर एस जयशंकर विदेश मंत्री की प्रतिक्रिया आती है। विदेश मंत्री ट्वीट पर कर यह जानकारी देते हैं। जरा उनके ट्वीट को भी आपके सामने लाना चाहता हूं। और इसके साथ साथ विदेश मंत्री के बाद जब प्रतिक्रिया आती है तो तुरंत लगभग 5 मिनट की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। 5 मिनट भी नहीं बल्कि 1 मिनट 2 सेकंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है विदेश मंत्रालय की तरफ से। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा जाता है वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एस जयशंकर की प्रतिक्रिया ट्वीट के जरिए जरा वो देख लेते हैं क्या कह रहे हैं एस जयशंकर। और इस ट्वीट से पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आपने देख ली, और लेकिन यहां देखिए कह रहे हैं एस जयशंकर की भारत और पाकिस्तान ने आज गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमति बनाई है। भारत ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों के खिलाफ लगातार दृढ़ और अडिग रूप अपनाया है। वो ऐसा करना जारी रखेगा। भारत के लिए ये लिखते हैं। इसके बाद जानकारी मिल जाती है कि दोनों देशों के बीच अब युद्ध विराम है, यानी संघर्ष विराम कह लें, युद्ध तो नहीं लेकिन संघर्ष विराम है। और दोनों देश यानी भारत और पाकिस्तान, दोनों पक्षों के बीच जो लंबी बातचीत का हवाला दे रहे थे उधर डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पहले ही इस बारे में बात अपनी कर दी थी। तो इस खबर से जहां एक तरफ देश में राहत है तो वहीं अब भी कई सवाल बाकी हैं। उन सवालों पे आएंगे, लेकिन उससे पहले यह भी दिखा दूं आपको कि विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी कैसे दी है। विदेश मंत्रालय के यानी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने क्या कुछ कहा, आइए जरा उनको सुन लीजिए। पाकिस्तान called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk again on the 12th of May at 1200 hours. Thank you. तो 12 तारीख को 12 बजे, दोपहर 12 बजे डायरेक्टर जनरल बोथ साइड इनकी बातचीत होगी। और लेकिन सवाल यह है कि इस इतनी बड़ी खबर के बाद इतने सारे सवाल अब सामने आ रहे हैं जिनका जवाब नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को देना होगा। जैसे कुछ सवाल आपके सामने रख रहा हूं, जैसे क्या पहलगाम के दोषियों को सजा मिल गई है? क्या सरकार ने उन कारणों, उन वजहों का पता लगा लिया है जिनके कारण सुरक्षा में चूक हुई? क्या इस चूक के जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी? अमेरिका ने तो कल तक यही कहा, जी हां, कल तक यही कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच में नहीं पड़ेगा, नहीं आएगा, दोनों देश आपस में मामला सुलझाएंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने किस हैसियत से मध्यस्थता की है, यह सवाल भी आता है। क्या भारत की इसमें रजामंदी थी कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान के बीच में पड़े? क्या आगे दोनों देशों के बीच या फिर भारत के दूसरे अन्य पड़ोसी देशों के साथ संबंधों में आगे दखल अंदाजी का रास्ता इससे नहीं खुला है?
यानी अब भारत चीन, भारत पाकिस्तान, भारत नेपाल, भारत बांग्लादेश, भारत भूटान, भारत मालदीव, भारत श्रीलंका, जितने भी अगर कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या अमेरिका आएगा बीच में? पाकिस्तान आखिर किन शर्तों पर सीज फायर के लिए राजी हुआ, जबकि उसने हर मामले पर जवाब देना ही उचित समझा? और इतना ही नहीं, हमले की चेतावनी तक दे दी, युद्ध की चेतावनी तक दे दी। आखिर किस लिए वो राजी, कैसे राजी हुआ पाकिस्तान? क्या अब पाकिस्तान अपने देश में बने आतंकी अड्डों को खुद खत्म करेगा या ये सिर्फ कुछ देर का दिखावा है? भारत अब किस तरह आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को जारी रखने वाला है? ऐसे कई सवाल हैं दोस्तों जिन पर सरकार से जवाब की उम्मीद है, अपेक्षा है। और इस बारे में कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है। कांग्रेस के ट्वीट में आइए जरा, जयराम रमेश ने ट्वीट किया, उन्होंने क्या कुछ लिखा है, क्या कुछ कहा है, जरा उसको भी देख लेते हैं। जयराम रमेश का ट्वीट बहुत इंपॉर्टेंट है और इस ट्वीट के जरिए यह समझेंगे कि अब यहां से विपक्ष हमलावर होने वाला है सत्ता पक्ष पर। अभी तक तो एक अलग फ्रेम में पूरा का पूरा देश चल रहा था, सब एकजुट थे, लेकिन अब जबकि विपक्ष जो है अब अपर हैंड लेकर आगे बढ़ेगा। जब विपक्ष ने पूरे घटनाक्रम में सरकार का साथ दिया है तो अब सरकार को भी कम से कम संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग पर गौर करना चाहिए। मोदी तो दोनों सर्वदलीय बैठकों में नहीं आए, ये कहना है जयराम रमेश। जरा स्क्रीन पर ले आइए जयराम रमेश के ट्वीट को। वाशिंगटन डीसी से आई अभूतपूर्व घोषणाओं के संदर्भ में अब यह राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई है कि प्रधानमंत्री एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करें और देश के राजनीतिक दलों को विश्वास में लें ताकि इस संकट की घड़ी में राष्ट्रीय हितों की रक्षा सुनिश्चित की जा सके। संसद का एक विशेष सत्र तत्काल बुलाया जाए जिसमें पिछले 18 दिनों की घटनाओं, विशेषकर पहलगाम में हुए बर्बर आतंकी हमले से लेकर अब तक की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की जाए और आगे की दिशा तय की जाए ताकि देश एकजुट होकर सामूहिक संकल्प का प्रदर्शन कर सके। यह कहना है यहां जयराम रमेश यानी कांग्रेस पार्टी का। मोदी दोनों सर्वदलीय बैठकों में नहीं आए, आपको पता है, लेकिन अब कम से कम उन्हें विपक्ष से सीधा संवाद करना चाहिए और देश के नाम संबोधन भी देना चाहिए ताकि कई सारे भ्रम जो हैं वो दूर हो जाए। वैसे युद्ध खत्म होने पर राहत की बात तो है। युद्ध कह रहा हूं, हालांकि ये युद्ध नहीं बल्कि एक ऑपरेशन नाम दिया हुआ था, इधर से भारत की तरफ से भी और उधर से भी, दोनों के बीच संघर्ष भी कह लें तो संघर्ष विराम के बाद एक राहत की बात तो है। लेकिन इस बीच जिस तरह आईएमएफ से पाकिस्तान को कर्ज मिल गया है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो है वहां से कल पाकिस्तान को कर्ज मिल गया, वो भी चिंता की बात है क्योंकि भारत ने इसका विरोध किया था। फिर भी मामला पाकिस्तान के पक्ष में गया और सबसे बड़ी बात कि भारत ने विरोध तो किया लेकिन भारत ने विपक्ष में वोट क्यों नहीं किया, यह भी एक सवाल आ रहा है। भारत को विपक्ष में वोट न करके भारत ने क्या किया कि वो वॉकआउट कर गया। वॉकआउट करना आप समझ सकते हैं, हम लोग संसद में देखते हैं वॉकआउट कब होता है। खैर, एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर पाकिस्तान की खूब खिंचाई की है। आइए जरा एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी उन्होंने पाकिस्तान की खिंचाई करते हुए क्या कुछ कहा है, सुन लीजिए। तो अच्छा, भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तानी। आईएमएफ से लोन ले रहे जाके $1 बिलियन का। आप 75 साल से आपने क्या किया, किसने आपको मजबूर किया आईएमएफ का लोन लेने के लिए? और अफसोस की बात यह है कि आईएमएफ का लोन ले रहे हैं और ये इंटरनेशनल ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं, ये इंटरनेशनल मिलिटेंट फंड दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो इस्तेमाल करेंगे। अब आप देखिए ये यूएसए है, जर्मनी है, जापान है, ये कैसा है लोग इसको एग्री कर रहे हैं, जबकि हमारी जमीन पर, हमारे घरों पर, हमारे सिपाहियों पर हमले हो रहे हैं और इनको 1 बिलियन क्या है का लोन मिला रहा है। तुम हुकूमत तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को, क्या है तुम्हारे पास? वहां से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम ये इस्लाम वो, कोई कुछ नहीं है, ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है। तो असदुद्दीन ओवैसी लगातार पाकिस्तान पर हमला बोलते आए हैं और पिछले दिनों पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाते नजर आए, आपने देख लिया। और असदुद्दीन ओवैसी इस मसले पर भी अपनी बात यहां रख रहे थे जिसे आप सुन रहे थे। उधर जैसे ही सीज फायर की घोषणा हुई उसके बाद उमर अब्दुल्ला, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री, उनकी प्रतिक्रिया आई, क्या कुछ कहा है जरा उनको भी सुन लीजिए। उमर अब्दुल्ला को सुनिए। जम्मू कश्मीर और बाकी इलाकों में कायम किया,
अब मौजूदा जम्मू कश्मीर की हुकूमत की अब जिम्मेदारी बनती है कि जहाँ जहाँ नुकसान हुआ है, नुकसान का हम मुआयना करें, असेसमेंट करें डैमेज, और उस नुकसान का जो है लोगों को हम रिलीफ पहुंचाना शुरू करें। जहाँ जहाँ लोग ज़ख्मी हैं उनका ठीक तरह से इलाज हो, उन्हें भी गवर्नमेंट स्कीम के तहत रिलीफ मिले। और जैसे आज सुबह ऐलान हुआ है, जहाँ जहाँ कीमती जानें गई हैं उन लोगों को हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन कम से कम उनके गम में शरीक होकर उन घरों को हम थोड़ा सा रिलीफ पहुंचाने का काम करेंगे। उमर साहब, आज आप जम्मू में थे, यू हैड अ फर्स्ट हैंड स्टॉक ऑफ द सिचुएशन देयर। तो सुन रहे थे, जिनकी जानें गई हैं उनको वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनके गम में हम शरीक होकर थोड़ा उनके परिवार को सांत्वना तो दे ही सकते हैं। ये बात कह रहे हैं यहाँ उमर अब्दुल्ला। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री इसी जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उनकी प्रतिक्रिया सुनिए, क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। पहले हम डोनाल्ड ट्रंप का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि इन्होंने इसमें इंटरवीन किया, और उसके साथ साथ मैं अपने मुल्क की लीडरशिप को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ, और पाकिस्तान का भी हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस वक्त दोनों मुल्क आपस में जो है सीज़ फायर के लिए एग्री कर गए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो तकलीफ़ होती है जब हमारे मुल्क और पाकिस्तान के बीच में जंग होती है तो वो जम्मू कश्मीर के लोगों को होती है। ये बॉर्डर स्टेट है, और जो भी जंग लड़ी जाती है हमारे बॉर्डर्स के ऊपर लड़ी जाती है। तो ऐसे में हमारे कई लोग, जिसमें बच्चे थे, औरतें थे, आपने देखा इन दिनों में यहाँ भी और वहाँ भी मारे गए। बहुत प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ, और लोगों का जीना जिसको कहते हैं हराम हो गया। अस्पताल हमारे बड़े हैं, पार भी बड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये इंटरवेंशन होना और इसमें रोकथाम होना, मुझे लगता है आज लोग शायद चैन की नींद बहुत दिनों के बाद सोएंगे। एक तरफ नेताओं की प्रतिक्रिया, दूसरी तरफ भारतीय सेना और कर्नल सोफिया कुरैशी और उनके साथ आपने देखा कि लगातार सोफिया कुरैशी चर्चा में रही हैं, और सेना की भी प्रतिक्रिया आई। सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई भारतीय सेना की। ये देखिए, तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। व्योमिका सिंह हैं विंग कमांडर, और सोफिया कुरैशी ने क्या कुछ कहा है इसी मसले पे, आइए जरा सुन लेते हैं। ये पूरा ब्यौरा दे रही थी कि दिन भर हुआ क्या, पहले का ब्यौरा पूरा। और आज भारतीय सेना ने एक वीडियो भी जारी किया था कि कैसे भारत ने पाकिस्तान पर हमला बोला था। उस वीडियो को यहां नहीं लेके आ रहा हूं, लेकिन सोफिया कुरैशी, कर्नल सोफिया कुरैशी ने क्या कहा है ये सुनिए। नमस्कार। अब मैं आपको पाकिस्तान की मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के बारे में अवगत कराऊंगी। पहला, पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड, जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, बठिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डंप जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। हमने आपको मॉर्निंग ब्रीफिंग में बताया था विद फैक्ट्स एंड फिगर के साथ कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत है। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की गई थी कि उनके सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स, जो कि पूरी तरह से ये भ्रामक है और तथ्यों से दूर है, कि पाकिस्तान की ओर से ये झूठा आरोप भी लगाया जा रहा है कि तो आप ये सुन रहे थे, जब सीज फायर की घोषणा हो गई उसके बाद सेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें ये तमाम बातें बताई गई, और क्या कुछ मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की तरफ से है उसको यहां साफ साफ बताया जा रहा है कि क्या क्या गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया है। और ये सेना की तरफ से, हमारी सेना की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बातें रखी गई। तो एक तरफ पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जा रहा है, वहीं बीजेपी ने कुछ दिनों में शांति के बाद फिर अपनी सत्ता लोलुपता कह लें या सत्ता के लिए लालच दिखाना शुरू कर दिया। दोस्तों, एक ट्वीट में बीजेपी ने बताया कि मोदी हैं तो देश एक्शन में है, वरना यूपीए सरकार के वक्त आतंकी हमलों के बाद भी पाकिस्तान से वार्ता चलती थी। इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सवाल उठाए हैं। ये देखिए ट्वीट, पवन खेड़ा यहां कह रहे हैं तो अब राजनीति करनी है,
राजनीति करने का टाइम आ गया। सरकार को विपक्ष के साथ की जरूरत नहीं है। क्या अब एकजुटता का संदेश नहीं देना है? यह बात यहां कही जा रही है। सरकार और बीजेपी स्पष्ट करे। तो दोस्तों, राजनीति और देश पर आई हुई आफत, दोनों में फर्क है। और जब आफत वाली बात आती है तो विपक्ष ने साथ देना शुरू कर दिया। सब एक साथ आ गए, एकजुट हो गए। लेकिन साथ साथ आखिर राजनीति क्यों? तो सरकार और बीजेपी को अभी काफी कुछ साफ करना है, स्पष्ट करना है। देखना होगा कि अब बिहार चुनाव तक पहलगाम के मुद्दे को गर्म रखने के लिए क्या कुछ किया जाएगा। आगे क्या होगा? भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर, अब आगे क्या होगा? चलिए, इस आगे क्या होगा, इस सवाल के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाता हूं। देखता हूं, देखिए यहां पे 5 वरिष्ठ साथी हैं। राहुल देव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर राकेश पाठक जी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रेम कुमार जी, प्रशांत टंडन जी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। आप पांचों का स्वागत है, इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका, जो जुड़ने वाले हैं उनका। राहुल देव जी, सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं। सबसे पहले, कितनी बड़ी खबर है ये आज की तारीख में, भारत के हिसाब से, लिहाज से, विश्व समुदाय के लिहाज से, और आगे क्या, इस पे आगे चलेंगे, लेकिन पहले इस खबर की थोड़ी समीक्षा हो जाए। धन्यवाद राजीव। मैंने अभी कुछ मिनट पहले ही एक त्वरित टिप्पणी लिखी है, एक्स पर और फेसबुक पे डाली है। तो मैंने उसमें ये लिखा है, पहली बात ये कि ये तो बहुत स्वागत किया जाना चाहिए इस युद्ध विराम का। अब सब लोग इसको युद्ध विराम कह रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर भारतीय सचिव भी, तो हम भी युद्ध विराम ही कहते हैं इसको। वैसे सही आपने कहा कि ये संघर्ष विराम है, क्योंकि युद्ध नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह कि दोनों देशों में और दुनिया में इस अब एक राहत, तीनों ने राहत की सांस ली होगी। हम लोग तो ले ही रहे हैं जी। लेकिन ये अच्छा हुआ कि मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा दिन ये संघर्ष नहीं चला, क्योंकि ये लगातार बढ़ता जा रहा था, एस्केलेट हो रहा था, और उस एस्केलेशन से यहाँ भी और दुनिया में भी लोगों को चिंताएं उनकी बढ़ने लगी थी। चिंताओं में भी एस्केलेशन हो रहा था। तो अब वो नहीं हुआ है, और अब एक बार फिर हम वापस शांति की स्थिति में, या कम से कम संघर्षहीनता की, सशस्त्र संघर्षहीनता की स्थिति में आ गए हैं। ये भी एक अच्छी बात है। लेकिन जैसे मैंने लिखा है कि ये जिस तरह से इसकी घोषणा हुई है, उससे मन थोड़ा खट्टा हुआ है मेरा। सबसे अच्छा होता कि भारत के प्रधानमंत्री या भारत के विदेश मंत्री या रक्षा मंत्री इसकी घोषणा करते। भारत सबसे पहले ये कहता कि हाँ ये हुआ है, लेकिन सारा श्रेय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ले लिया। उन्होंने न भारत को और न पाकिस्तान को ये मौका दिया कि वो अपनी अपनी ओर से अपनी जनता को, अपने नागरिकों को बता सके कि इतना बड़ा फैसला हो गया, इतनी बड़ी बात पर दोनों देशों में सहमति बन गई। तो इससे कई निहितार्थ निकल रहे हैं, बहुत साफ साफ, कोई उसमें किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। पहली बात यह कि ये जो समझौता हुआ, सहमति बनी है संघर्ष विराम की, ये अमेरिकी पहल पर बनी है जी। ये हमारी पहल पर नहीं बनी। और वो, मैं अब क्या कहूं, निर्लज्जता ही कही जाएगी। एक तरह से ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय राजनय जो है, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, उसका कोई बहुत उसकी अच्छी समझ नहीं दिखाई है। क्योंकि उसमें कुछ बुनियादी चीजें होती है कि आप अपने साथियों के श्रेय से वंचित नहीं करते। आप अपने को बड़ा दिखाने के लिए उनको छोटा नहीं दिखाते। उनका बड़प्पन इस बात में होता कि वो इन दोनों देशों को अपने अपने स्तर पर इसकी घोषणा करने देते और खुद अपने को उसी तरह नेपथ्य में रखते, जैसा उनके विदेश मंत्री कह रहे हैं कि 48 घंटों से रूबियो और जो जेडी वांस हैं उनके उपराष्ट्रपति, वो लोग दोनों देशों, भारत पाकिस्तान के नेताओं, प्रधानमंत्रियों, विदेश मंत्रियों से लगातार बात कर रहे थे, अधिकारियों से बात कर रहे थे। तो ये तो हमको भी लग ही रहा था कि नेपथ्य में ये चर्चाएं जरूर हो रही होंगी, वार्ताएं हो रही होंगी, क्योंकि अब दुनिया तीसरा युद्ध नहीं चाहती और दक्षिण एशिया पूरी दुनिया के लिए एक बहुत संवेदनशील क्षेत्र है। तो ये जरूर हो रहा होगा।
लेकिन यह अपेक्षा जरूर थी कि जो भी होगा इसमें उसका श्रेय भी भारत को ही मिलेगा, भारत या पाकिस्तान दोनों को अपने अपने तरीके से मिलता तो वो ठीक होता। तो अब इससे ये हुआ कि एक तो अमेरिका ने और ट्रंप ने अपनी दादागिरी स्थापित कर दी दुनिया में। ये भारत की विदेश नीति के लिए एक कोई बहुत, मैं कहूंगा, सम्मानजनक बात नहीं है। अब तक उसकी एक जो भूमिका रही है कि वो अपने स्वतंत्र विवेक से अपनी शक्ति के बल पर फैसले करता है, वो अपनी विदेशी नीति अपने आधार पर तय करता है, अपने बल पर खड़ा है, वो एक उभरती हुई विश्व शक्ति है और दुनिया के बड़े संघर्षों में शांति स्थापना और समाधान लाने की कोशिशों में उसकी एक भूमिका अब रहती है जो उनके अनुसार पहले नहीं रहती थी जी। अब वो सारी चीजें, एक तरह से पूरा प्रचार वो ध्वस्त हो गया है। तो ये ट्रंप ने भारत का भी नुकसान किया है और अपने मित्र नरेंद्र मोदी का भी नुकसान किया है। पाकिस्तान के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान, जैसा भी आपने खुद ही सुनाया, वैसे ही कह रहे हैं, पाकिस्तान की तो उस तरह की कोई हैसियत और कद था ही नहीं दुनिया में। कोई भी उसको एक स्वतंत्र और अपने बल पर खड़े और बढ़ते हुए देश के रूप में नहीं देखता था। सबको पता था कि वो अपने अस्तित्व के लिए विदेशी पैसे और विदेशी सहारे पर निर्भर है, आधे से ज्यादा अमेरिका पर और उसके बाद चीन पर और बाकी लोगों पर। लेकिन भारत की इस समय जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति थी, जिसको बहुत चर्चा की जा रही थी, वो तो एक, जैसे मैंने कहा, उभरती हुई महाशक्ति के रूप में, विश्व शक्ति के रूप में की जा रही थी। वो प्रयास और वो छवि, बनती हुई छवि अब ध्वस्त कर दी है ट्रंप ने। उन्होंने नुकसान किया है हमारा। और मैं समझता हूं कि इसके बाद इन दोनों राष्ट्राध्यक्षों की आपसी संबंध में भी इसका कुछ न कुछ उसकी छाया जरूर पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने ये ठीक नहीं किया है। अब इसके बाद अभी हमें नहीं मालूम कि किन शर्तों पर यह सहमति हुई है। सैनिक कार्यवाहियां रोक दी गई है, लेकिन भारत ने जो दूसरे और पाबंदियां लगाई थी, जो एयर स्पेस बंद किया गया था, जो और तमाम कदम उठाए गए थे, भारत ने भी, पाकिस्तान ने भी, उनका क्या होगा? उनको किस सीमा तक ले जाने की अनुमति या सहमति दोनों देशों के पास है? शर्तें क्या हैं? पहली बात तो ये है, कब तक ये चलेगा? इसकी क्या गारंटी है कि क्या पाकिस्तान से कोई गारंटी ली गई है कि अब पहलगाम जैसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी, आतंकवाद को प्रश्रय नहीं मिलेगा, वहां से आतंकवादी नहीं भेजे जाएंगे, वहां नहीं प्रशिक्षित किए जाएंगे? ये बहुत सारे सवाल अब खड़े होते हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत अब इस स्थिति में है कि वो अपने हितों के अनुसार और अपनी प्रज्ञा के अनुसार अपनी एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाकर उस पर काम कर सके? क्या वो ऐसा कर सकता है? मैं समझता हूं कि ये इस समय का सबसे बड़ा प्रश्न है। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा प्रश्न। और इस वक्त भारत की डिप्लोमेसी क्या चेंज हो गई है? भारत पिछले 75 साल का जो भारत का डिप्लोमेटिक इतिहास रहा है, क्या उसमें अब परिवर्तन हम देख रहे हैं? ये सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब आने वाले वक्त में मोदी सरकार को देना होगा। हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर रविकांत जी भी। रविकांत जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सीधे पहले आना चाहता हूं डॉक्टर राकेश पाठक जी आपके पास। डॉक्टर साहब, सैन्य कार्रवाइयों को बहुत नज़दीक से आपने देखा है, समझा है, पीएचडी भी आपने की है उसी पे। जरा आपसे समझना चाहता हूं कि इस जो संघर्ष विराम है, इस संघर्ष विराम में क्या आपको लगता है कि कोई जल्दबाजी हुई या कोई दबाव था? हालांकि अंदर की बात ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी एक विश्लेषण हो सकता है। और बहुत ही शानदार विश्लेषण कर रहे थे राहुल जी इस वक्त, और इन्होंने पूरे पिछले घटनाक्रम और आगे क्या होने जा रहा है इन सब पे प्रकाश डाला है। ज़रा आपसे भी समझूं कि आप कैसे देखते हैं इसको। और ये अचानक 5 बजे शाम से संघर्ष विराम की घोषणा हो चुकी है अब, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल यही होता है डॉक्टर साहब कि इसकी घोषणा भारत और पाकिस्तान से पहले अमेरिका कर देता है। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं शाहिर लुधियानवी की नज्म की आखिरी लाइनों के साथ अपनी बात शुरू करूंगा। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी, आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतिजाज कल देगी। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा जलती रहे तो बेहतर है।
तो हम सब शांतिकामी लोग हैं, जंग टलने पर उसका इस्तकबाल करते हैं। जो कुछ हमारे साथ हुआ था उसका बदला हमने कितना ले लिया, इसकी मीमांसा बाद में होती रहेगी। लेकिन आज जो कुछ हुआ, राहुल जी ने बहुत विस्तार से उसका विश्लेषण कर दिया है, मैं उसी को थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न यह है, क्या अमेरिका के विदेश मंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो टेलीफोनिक बातचीत की, वो कोई कॉन्फ्रेंस कॉल थी? एक कॉल पर भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और उस तरफ से दुनिया का दरोगा साथ में था। क्या उस ट्राई पार्टी कॉन्फ्रेंस कॉल में इस संघर्ष विराम की शर्तें तय हुई? वे शर्तें कौन कौन सी हैं? हम कहां तक पहुंचे थे अपने ऑपरेशंस में? हमने कल भी अपनी चर्चा में इसे युद्ध नहीं माना था, खुद सरकार ने इसे युद्ध नहीं माना। लश्कर नोएडा ने जरूर इसको युद्ध मानकर ऐलान कर रखा। तो इस बातचीत में, इस कॉन्फ्रेंस कॉल में कौन कौन सी शर्तें तय हुई? हमने जो कार्रवाई की, पाकिस्तान ने जो कार्रवाई की, हमारी सीमा के भीतर जो बेकसूर लोग मारे गए, बेशरण घाटी वाले भी, और उसके बाद अभी 7 तारीख को जब से ये लड़ाई शुरू, उसका क्या, उसका जिम्मेदार कौन? आगे चलकर क्या क्या होगा? बिना आमने सामने एक टेबल पर बैठे बिना तीसरे पक्ष ने युद्ध विराम का ऐलान कर दिया। ये हमारी भारत की राजनीति से ज्यादा हमारे राजनय की हार, ये राजनीति से आगे का कदम है। राजीव जी, हम सब जानते हैं कि आपने मेरे सैन्य विज्ञान विषय की बात कही, मेरा सैन्य विज्ञान का विषय आज दोपहर तक था, वो समाप्त हो गया। उसके बाद अब ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय हो गया है कि आखिर अमेरिका का राष्ट्रपति एक तरफा ऐलान कैसे कर सकता है। क्या शिमला समझौते की जो शर्तें थी वो आज के बाद कहीं मायना रखेंगी? उनका क्या हुआ? क्या आज के बाद हमारे देश की जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा है, हमारे प्रधानमंत्री जो रूस और यूक्रेन का वॉर एक टेलीफोन पर रुकवाने की हैसियत रखते हैं, जो विश्वगुरु की हैसियत में है, जिनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है, उनसे बिना पूछे अमेरिका ने हमारे ऐलान से पहले ऐलान कर दिया, तो क्या यह सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा पर ही आघात नहीं है? क्या हमारे देश की सार्वभौम सत्ता को कम करने का काम नहीं? ये सारे सवाल हैं जो आगे चलकर पूछे जाएंगे। आज की तारीख में नरेंद्र मोदी से ज्यादा श्रीमती इंदिरा गांधी को याद किया जा रहा। और जब राजीव जी हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे आज के इस युद्ध विराम की घोषणा का 1971-72 के बांग्लादेश युद्ध की परिस्थितियों से, तो कई चीजें सामने आई। इस वक्त पहले हम नरेंद्र मोदी की भूमिका पर बात कर लें। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे घटनाक्रम में 22 अप्रैल से लेकर आज तक राष्ट्र के नाम कोई संबोधन दिया? क्या प्रधानमंत्री सऊदी अरब से अपनी यात्रा रोककर पीड़ितों के पास गए, किसी के आंसू पोंछे? क्या प्रधानमंत्री ने दोनों सर्वदलीय बैठकों में न जाकर एक राष्ट्रीय विमर्श का उल्लंघन नहीं किया? क्या प्रधानमंत्री ने राजनीतिक सभा में, बिहार की चुनावी सभा में जाना, इस बड़े संघर्ष की परिस्थितियों से संवाद स्थापित करने के बजाय देश के राष्ट्रीय हितों से समझौता नहीं किया? उसके बाद वे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लोगों से बात करने चलेगा? ये कई सवाल हैं। अब तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए इंदिरा गांधी की भूमिका का। श्रीमती गांधी ने बांग्लादेश युद्ध शुरू होने से पहले न केवल बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी की मदद की, उन्हें प्रशिक्षित किया, करोड़ों लोगों को भारत में शरण दी, और उसके बाद युद्ध शुरू हुआ। युद्ध शुरू होने से पहले राजीव जी, श्रीमती गांधी ने हमारी तमाम सैन्य छावनियों का दौरा किया, सैनिकों की हौसला अफजाई की, राष्ट्र के नाम संबोधन दिया था युद्ध शुरू होने से पहले। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनमें से एक भी ऐसा काम किया? और क्यों नहीं किया? अब भी वे देश के सामने क्यों नहीं आ रहे? कांग्रेस ने जो मांग की, आपने शुरू में अपने इंट्रो बताया कि संसद का आपातकालीन सत्र बुलाया जाए, प्रधानमंत्री देश को बताएं कि 22 अप्रैल से लेकर अब तक क्या क्या हुआ, कौन कौन सी बातें हुई हैं। क्योंकि इस बीच में देश की भावनाओं को उभार कर वहां पहुंचा दिया गया था जहां ऐसा लग रहा था कि 2-4 दिन के अंदर पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे, बलूचिस्तान को हम स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर देंगे, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में मिला लिया जाएगा।
अखंड भारत का नक्शा पिछले 99 साल से एक विचार परिवार बांटता फिर रहा है, वो नक्शा कल ही राजकीय मुद्रणालय में छपने के लिए भेज दिया जाएगा। इन सारे सपनों को नेस्तनाबूद कर दिया गया, चकनाचूर कर दिया गया, और ये पहला अवसर था देश में। आजादी के बाद मैं फिर दोहरा रहा हूं, पिछले हर युद्ध में विपक्ष ने सरकार से सवाल पूछे थे। लाल बहादुर शास्त्री के घर के सामने काले झंडे लेकर लोग खड़े थे ताशकंद से लौटने से पहले, उसी आघात में उनको हृदयाघात हुआ ताशकंद में। नेहरू के समय संसद में खड़े होकर उनकी पार्टी के महावीर त्यागी पंडित जवाहरलाल नेहरू से सवाल पूछ रहे थे चीन के आक्रमण के समय जी। इंदिरा गांधी के बांग्लादेश युद्ध के समय भी विपक्ष सवाल पूछ रहा था, लेकिन आजादी के बाद ये पहला अवसर था जब विपक्ष ने एक भी सवाल नहीं पूछा। किसी ने सरकार से जवाबदेही पर कोई प्रश्न नहीं किया। किसी ने नहीं पूछा कि जो लोग पहलगाम में नरसंहार करके गए वे कहां हैं। आज भी कोई नहीं पूछ रहा कि सचमुच उनकी शिनाख्त हुई कि नहीं, वे मारे गए कि नहीं, पकड़े गए कि नहीं। और इसके उलट भारतीय जनता पार्टी आज राजनीति करने मैदान में उतर आई। उसका वीडियो इतना आपत्तिजनक है, वो भी तब जब विपक्ष सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। कोई सवाल नहीं पूछ रहा डॉक्टर साहब, उस वीडियो पे भी आएंगे, उस वीडियो पे भी आएंगे आगे वाले उसमें जब सेकंड राउंड में आएंगे आपके पास, तो जरूर उस पर बात कीजिएगा। थोड़ा सा आपको रोकना चाहता हूं, आगे बढ़ते जरा प्रशांत जी आपसे भी समझना चाहता हूं इस सीज फायर के मायने क्या है, मतलब क्या है, आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहला मतलब तो राजीव जी ये है कि ये सीज फायर अमेरिका ने करवाया है, उन्होंने दावा भी कर दिया। अब जरा टाइमलाइन देखिए आप, 5:33 शाम को 5:33 पर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आता है, आप दिखा चुके हैं उस ट्वीट को जी। कि भारत पाकिस्तान सीज फायर के लिए राजी हो गए, कंप्लीट सीज फायर के लिए राजी हो गए। 5:55 पे हमारे विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और 6:10 पे हमारे विदेश मंत्री का ट्वीट आता है, जो आपने भी दिखाया थोड़ी देर पहले जी। ये जो 5:33 और 5:55 के बीच में 22 मिनट है, इस 22 मिनट में भारत की संप्रभुता, भारत की सॉवरेनिटी, भारत की 75 साल की फॉरेन पॉलिसी खत्म हो गई। भारत ने कभी ये तीसरा पक्ष जो है वो अलाउ नहीं किया। शिमला समझौता इसी बात के लिए था कि भारत पाकिस्तान आपस में बात करेंगे, कोई तीसरा पक्ष नहीं होगा जी। भारत ने कभी भी तीसरा पक्ष नहीं, पहली बार भारत के किसी और के साथ संबंध में तीसरा पक्ष आया है। एक सीज फायर और हुआ था 16 दिसंबर 1971 में। जनरल नियाजी 93,000 पाकिस्तानी सेना के साथ जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर किया था, आत्मसमर्पण किया था। उसके वीडियो, उसकी तस्वीरें, डॉक्यूमेंट सब हैं। एक वो सीज फायर था। तब अमेरिकी 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की तरफ मुड़ा था और इंदिरा गांधी नहीं झुकी थी। इस बार कोई बेड़ा नहीं आया, एक ट्वीट आया है और ट्वीट में पूरा मामला हो गया, सीज फायर हो गया। क्या भारत के ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए? चलिए मान लेते हैं कि 7 और 8 तारीख की रात को जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ उसमें आतंकवादी अड्डों को हमारी सेना ने ध्वस्त कर दिया 9 जगह पे मिसाइल अटैक से। हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर का जो ऑब्जेक्टिव था वो हो सकता है कि उसमें मीट हो गया, उसमें उसका पूरा हो गया, मुकम्मल हो गया हो। उसके बाद पाकिस्तानी सेना ने तमाम बार LOC का और अंतर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लंघन किया, हमारी सेनाओं ने जवाब दिया, ये चलता रहा। तो ये कैसे, इसकी शर्तें क्या हैं? क्या वो जो 26 लोग हैं पहलगाम में, उनको इंसाफ मिल गया? वो जो 4 आतंकवादी थे उनका क्या हुआ? हाफिज सईद का क्या हुआ? ये जो लश्कर तैयबा का वो रशीद मसूद, अजहर मसूद अजहर मसूद का क्या हुआ, जिसको बीजेपी की सरकार के दौरान ही छोड़ा गया था, उसके बाद उसने लश्कर तैयबा बनाया, उसका क्या हुआ?
वो शर्तें क्या हैं अभी हम लोगों के सामने नहीं है। हो सकता है अगले कुछ घंटों में या कल तक परसों तक वो शर्तें भी आए और उन डिप्लोमेटिक एक्शन का जो हम भारत ने लिए थे, चाहे वो सिंधु नदी समझौता हो, चाहे तमाम और समझौते हो, एयर स्पेस को लॉक करने का समझौता हो, वो समझौतों का अब क्या होगा? कैसे पाकिस्तान को आप नेगोशिएटिंग टेबल पे लाएंगे कि वो दुनिया के सामने माने कि वो आतंकवादी अड्डों को, आतंकवादी नेटवर्क को पाकिस्तान के अंदर खत्म करेगा? जी। तो ये तमाम सवाल जो है, ये जो 22 मिनट का फर्क है, ये भारत के आत्मसम्मान और भारत की संप्रभुता के लिए बहुत भारी है। जी राजीव। बिल्कुल बिल्कुल। श्रवण गर साहब जुड़ गए हमारे साथ। गर साहब, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। प्रेम कुमार जी, जल्दी से आपके पास आना चाहता हूं। प्रेम कुमार जी हैं जी। प्रेम कुमार जी, आप इस समझौते को या सीज फायर को कैसे देखते हैं? जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, मुझे आईएमएफ वाली बात से बात शुरू करनी होगी। बहुत चौंकाने वाला लग रहा था कि एक युद्ध चल रहा है और आईएमएफ में जो भी महाशक्तियां हैं, बड़ी बड़ी आर्थिक शक्तियां, वो युद्ध लड़ने वाले राष्ट्र को $2.3 मिलियन रुपए रकम दे रही है। तो वहाँ हमें लगा ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे कर सकते हैं जो जिम्मेदार देश हैं कि युद्ध लड़ने के लिए पैसा देंगे क्या? तो ये बात, ये सीज फायर आते आते क्लियर हुई कि भारत, आपने भी प्रश्न उठाया, देश ने भी उठाया, कांग्रेस ने भी उठाया कि भारत एब्सटेन क्यों कर गया, खिलाफ में क्यों नहीं वोट किया। तो भारत ने दरअसल वॉर रुकवादी पापा, आपने सुना होगा ना, बहुत चर्चित था। तो इस बार पूछ रहा था पापा क्या करें, आईएमएफ में हम वोट तो अगेंस्ट में देना चाहते हैं। तो पापा ने बोला चुप कर, मेरे अगेंस्ट में जाएगा क्या, पैसा तो हम दिलवा रहे हैं, आईएमएफ से पैसा मतलब हमारा पैसा, तो तुम हमारे अगेंस्ट में वोट दोगे? तो एब्सटेन कर, एब्सटेन हो गया। उसके बाद हुआ कि मागा और मीगा की लड़ाई। भाई, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वहां जाकर के हमारे मोदी जी मीगा कहा आए थे। अब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन कैसे होगा, मीगा के रहते होगा क्या? तो मागा मीगा की लड़ाई भी थी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने दिखाया यहाँ कि भाई हम बोलेंगे मध्यस्थता कर, शर्त क्या होती है, सीज फायर, मैंने कह दिया तो सीज फायर, अब चलो साइन करो चुपचाप। तो इस परिस्थिति में ये जो हम लोग तुलना कर रहे हैं ना कि सीज फायर पहले क्या, अरे इंदिरा गांधी बनना आसान नहीं होता, इंदिरा गांधी बनना आसान नहीं होता। 90,000 से ज्यादा फौज का समर्पण कराना और फिर उसको सकुशल रिहा कर देना, क्षमा कर देना आसान नहीं होता। ये जो परिस्थिति है कि मागा और मीगा की लड़ाई में, भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, अरे बीती रात ही तो डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अरे जो कोई भी ये एलियंस हैं, हम फ्री में ट्रैवल करोगे तो इसके लिए साइन करो, नहीं तो बाद में क्या होगा हम नहीं जानते, फ्री में तुमको तुम्हारे देश पहुंचा देंगे। ये भी इंडिया के खिलाफ ही ऐलान हो रहा था, इसी 24 घंटे के भीतर की घटना है ये। तो इन 24 घंटे की घटनाओं को देखें तो अमेरिका चाहे एलियंस को भगाने वाला काम कर रहा था, चाहे आईएमएफ की ओर से पाकिस्तान को रकम दी जा रही थी, ये सारी घोषणाएं पाकिस्तान के फेवर में और भारत को हैसियत दिखाने के लिए की जा रही थी। भारत का क्या था इस कि हम आतंकवाद के पीड़ित हैं, दुनिया का कोई देश माना क्या कि भारत आतंकवाद का पीड़ित है? अगर हम आतंकवाद के पीड़ित होते तो क्या आईएमएफ से लोन दिलवाया जाता पाकिस्तान को? नहीं दिलवाया गया। वहां क्या तुर्की का ड्रोन गिरता है इंडिया में, चाइना निर्मित मिसाइलें गिरती इंडिया में। ये जो हुआ है पाकिस्तान की ओर से, अमेरिका भी उधर ही खड़ा है, भारत के साथ तो कोई खड़ा ही नहीं दिखा। इतना कमजोर कभी भारत दिखा ही नहीं था जितना आज दिख रहा है। अचानक सीज फायर, ये चौंकाने वाला सीज फायर है। किसी को नहीं पच रही होगी ये बात, चाहे आरएसएस से बात कर लीजिए, चाहे भाजपा वालों से बात कर लीजिए,
किसी को ये बात नहीं पच रही होगी कि ये सीज फायर क्या है। सीज फायर की भी एक कीमत मांगती है और सीज फायर का एक रिजल्ट भी होता है। इस सीज फायर में कीमत किसने चुकाई है? क्या पाकिस्तान ने सीज फायर में कीमत चुकाई? पक्का है। नोबेल पुरस्कार पक्का है भाई। नरेंद्र मोदी जी की चाहत थी, पापा वॉर रुकवा रहे थे। अभी 2 वॉर और रुकवाना पड़ेगा डोनाल्ड ट्रंप को, एक रूस यूक्रेन का और दूसरा गजा पट्टी पे जो चल रहा है उसका। तो मैं कह रहा हूँ पापा वॉर नहीं रुकवा पाए थे भाई, उधर चल रहा था। तो इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने एक विश्व स्तर पर बहुत बड़ा काम किया। कह रहे हैं कि अपने श्रेय ले लिया, हम लोग बोल रहे हैं कि अपने श्रेय ले लिया। अरे श्रेय नहीं लेंगे तो नोबेल कैसे मिलेगा? और नोबेल हम इन लोगों को से पैर दबवा करके ही लेंगे, पैर दबवा करके वो नोबेल ले रहा है। ये लेगा, आप लिख लीजिए, ये तारीखी बात है जो हम कह रहे हैं। और ऐसा नहीं हमने, और सबके मन में ये बात आ रही होगी, वो नोबेल लेकर रहेगा, इसीलिए ये सब हुआ है। और एक चाहत जो यहाँ पल रही थी कि हम नोबेल लेंगे, उस चाहत का तो श्मशान बन गया, वो कब्रगाह में चली गई। अब वो नोबेल नहीं मिलेगा, अब नोबेल डोनाल्ड ट्रंप को ही मिलेगा। ये मतलब फौरी प्रतिक्रिया हमारी यही है। जी बिल्कुल, विश्लेषण और भी तरीके से होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, आएंगे आपके पास, दोबारा विश्लेषण करेंगे। प्रोफेसर रविकांत जी के पास जल्दी से आता हूं, फिर गर्ग साहब के पास आऊंगा। और सबसे बड़ी चीज़ कि शांति चाहिए, युद्ध विराम हो या संघर्ष विराम हो, और जो हालात पिछले दिनों दिखाई दिए उसको देखा जाए। और जैसे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री का कहना था, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे थे कि जो गुजर गए, जो नहीं रहे, उनके प्रति संवेदना व्यक्त कर रहे थे वो। और ये है, बहुत सारे ऐसे विजुअल आए हैं जो तकलीफ़दायक हैं। उन विजुअल्स को हम दिखा नहीं सकते, ना उस पर बात कर सकते, लेकिन जो भुक्तभोगी हैं और ख़ासकर सीमावर्ती क्षेत्र में अपने देश में, वहाँ से बहुत सारे विजुअल्स वैसे आए हैं, अपने रिपोर्टर्स वहाँ पे और भेज रहे हैं, जिसको हम दिखा नहीं सकते, लेकिन दुखदाई है। इसीलिए सीज़ फायर का स्वागत बिल्कुल खुले मन से, खुले दिल से करना उचित रहेगा। लेकिन साथ साथ सवाल कई उठ रहे हैं जिस पर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, और आगे भारत की डिप्लोमेसी क्या होगी, भारत की रणनीतियाँ क्या होंगी, इस पर भी हम चर्चा कर रहे हैं। जो साथी बाद में जुड़े हैं उनके लिए अपडेट कर रहा था। लेकिन प्रोफेसर रविकांत जी, आपसे आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर, इस सीज़ फायर पे। देखिए राजीव जी, थोड़ा गंभीर चर्चा हो रही है, मैं थोड़ा हल्के अंदाज में बात करूंगा आज। डोनाल्ड ट्रंप जो है, जिन्होंने ऐलान किया, वो गोदी मीडिया के जो तमाम थंबनेल थे ना, उससे घबरा गए। इस्लामाबाद तक फौज घुस गई थी भारत की, बलूचिस्तान बन गया था, मामला सारा कुछ साफ हो गया था। तो घबराहट में ट्रंप साहब ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। वरना पापा में इतनी ताकत थी कि वो जब चाहते तब सारा कुछ खेल कर सकते थे। यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते थे, तो ये क्या है, यहां तो उनको चूंकि युद्ध चलाना था। इस बीच में जरा वो 2 रुपए वाले ट्विटर्स को भी थोड़ा देखिए, जो युद्ध उन्मादी थे। मैंने एक ट्वीट लिख दिया था कि भारत को युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। मैं अगर गिनूं तो 1000 से ज्यादा गालियां मिली। क्या देश में माहौल पैदा कर दिया गया था उस मीडिया के जरिए, और प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला अभी तक। ना सर्वदलीय बैठक में पहुंचे, ना मीडिया को ब्रीफ किया, केवल और केवल गोदी मीडिया के जरिए सब चल रहा था, और जो 2 रुपए वाले ट्विटर है, ट्रोल आर्मी है, उसके जरिए चल रहा था। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सीज फायर स्वागत योग्य है, क्योंकि निर्देशों का खून बहना अच्छी बात नहीं है, कभी भी नहीं। और निर्दोष नागरिक मारे जा रहे थे। आतंकवाद के खिलाफ निश्चित रूप से भारत को और पूरे दुनिया को एकजुट होकर के कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, और पाकिस्तान का जो रवैया रहा है उसको भी दुरुस्त किया जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद जो हालात बनाए गए, जो बने, उसने दोनों तरफ चिंताएं पैदा की थी। और जो भारत के लोग हैं, जो पाकिस्तान के लोग हैं, दक्षिण एशिया के लोग हैं,
जो शांति चाहते हैं, जो अमन चाहते हैं, जो तरक्की चाहते हैं, उनकी चिंताएं बराबर थी कि किसी तरीके से ये उन्माद रुके, ये युद्ध रुके। इसलिए ये स्वागत योग्य है। लेकिन सवाल अभी ढेर सारे जिन पर अभी चर्चा भी हुई, और विपक्ष को पहलगाम हमले में जो लोग, जो निर्दोष भारतीय नागरिक मारे गए, उनकी जान की कीमत क्या होगी, इस पर विपक्ष को, गृह मंत्री को घेरना चाहिए, तब भी करना चाहिए था। हालांकि विपक्ष ने जिस तरीके से सरकार का समर्थन किया और इस वाले घटनाक्रम में आप देश में जिस मुस्लिम समाज को लगातार न जाने किन किन अल्फाजों से नवाजा जा रहा था, कश्मीरियों को, मुसलमानों को, और इस बीच में मुझे कई ऐसी चीजें बहुत सकारात्मक दिखाई पड़े। एक तो कश्मीर के लोग खुद खड़े हुए। अब आप जरा सोचिए कि जब पहलगाम की घटना हुई, उत्तर भारत में तो कश्मीर के कुछ नौजवानों को मारा पीटा गया, लेकिन जो पर्यटक थे उनके साथ कश्मीर के लोगों ने क्या किया? उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट होटल में रुकाया, जिस घर में थे वहां खाना खिलाया, उनकी पूरी खिदमत की, जिसको हम लोग कश्मीरियत कहते हैं। पूरा सम्मान, पूरी हिफाजत, पूरा स्वागत उन्होंने किया। लेकिन नॉर्थ इंडिया का जो गोबर पट्टी का जो उन्मादी था, उसने क्या किया? हालांकि घटनाएं वो बेहद कम है, और इसी समय महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका सामने आई, जिन्होंने, चाहे वो हिमांशी नरवाल हो या उत्तराखंड में एक महिला जो सीधे टकराती है उन लोगों से और बहुत शांति के साथ उस उन्माद को काबू करती है। तो एक व्यक्ति, एक महिला क्या कर सकती है ये बताया। असदुद्दीन ओवैसी की आप भूमिका को देखिए, जिनके बारे में क्या क्या कहा जाता था, और जिस तरह से उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ चढ़कर के बोला और पूरे देश को यह मैसेज दिया कि हम कहां खड़े हैं। जी, वो खामोश भी रह सकते थे, लेकिन पूरे ताकत के साथ वो खड़े। और ये आप लोग बहुत वरिष्ठ हैं, आप बता सकते हैं कि जितने युद्ध हुए, पाकिस्तान के साथ 4 युद्ध हुए, चाइना के साथ हुआ, पहली बार ऐसा हुआ जो विपक्ष एकजुट था सरकार के साथ, कोई सवाल नहीं किया, कभी नहीं किया। बावजूद इसके अगर डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करें कि साहब कि अब सीज फायर हो रहा है, तो भारत की संप्रभुता और विदेश नीति, इन दोनों पर बड़े सवाल, और उससे भी बड़ा सवाल नरेंद्र मोदी पर, जी, कि जो जिस राष्ट्रवाद को लेकर के चल रहे हैं और विश्व गुरु बना रहे भारत को, ट्रंप ने क्या किया? यह समूचे देश का अपमान है। संप्रभुता का मतलब प्रत्येक व्यक्ति का। अब इस पर सरकार का क्या पक्ष होगा, और इस पर जवाब लेना चाहिए विपक्ष को भी, और हम लोग भी वो सवाल पूछ रहे हैं। इंतजार करेंगे हम लोग इंतजार करेंगे। बिल्कुल। गर्ग साहब, आपके पास आना चाहता हूं। शाम को ये एक बहुत बड़ी खबर आई, लेकिन अमेरिका से, इंडिया से नहीं, अमेरिका से ये खबर राहत वाली खबर है, लेकिन बस वही कि ये खबर इंडिया से और अमेरिका के बाद पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बाद हिंदुस्तान से खबर आती है। ये और भी, मतलब वो अमेरिका से सीधे इंडिया से भी ये खबर आ जाती तो अलग बात होती, लेकिन ये खबर आती है वाया पाकिस्तान। कैसे देखा जाए? जी, मैंने पूरा घटनाक्रम देखा है जो चल रहा है अभी, और जो प्रेस ब्रीफिंग भी हुई वो भी मैंने सुनी। ये हमारे बहुत ही बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक है, मैं इसको कहूँगा, देश के लिए। ये युद्ध का थमना तो बहुत अच्छी चीज़ है, होना ही चाहिए था, और कोई भी युद्ध के पक्ष में नहीं था। पर जिस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, अमेरिका
जो यूक्रेन में लड़ाई को ख़त्म नहीं कर पाया, वहाँ से हाथ खींच लिए। जेडी वांस ने कल ये कहा कि हमको इस झगड़े में नहीं पड़ना है, हमारा कोई लेना देना नहीं है जी। इसका मतलब है कि जेडी वांस को भी पता नहीं था कि ट्रंप क्या कर रहे हैं। मतलब अमेरिका में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बात कर रहे थे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि ये पहलगाम की घटना तब हुई थी जब जेडी वांस यहाँ थे, भारत में थे, और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमारा कोई लेना देना नहीं अमेरिका का, हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते। और उसके बाद अचानक ये हो गया। इसमें कई चीज़ें निकलती है। मैं इसमें एक तो हमारे नेतृत्व के लिए काफ़ी शर्मिंदगी का मामला बनता है कि हम किस दबाव में आ गए। अमेरिका के लड़ाई ख़त्म होना थी, पर उसके लिए हम पहल करते, पाकिस्तान के साथ बातचीत होती, दो देशों के बीच में होती, क्योंकि ये तनाव बना रहेगा, तनाव खत्म नहीं होने वाला है। और फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने कहा भी है कि हम इस मामले में, टेररिज्म के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे जी। मुद्दा यह है कि कोई आतंकवाद की एक और घटना हो जाए कोई बहुत बड़ी, तब हमारा रिस्पांस क्या होगा, हम किस, हमारे चीज़ रिस्पांस लेवल किस हद तक जाएगा। जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये अमेरिका का कदम चीन को डाउन करने के लिए था। चीन की बड़ी भूमिका हो गई थी इस पूरी लड़ाई में। चीन, तुर्की, अज़रबैजान कुछ मुल्कों की बड़ी, खासकर चीन की बड़ी हो गई थी जी। और वो जो ट्रेड वार का अमेरिका का चीन के साथ चल रहा है, उसको एस्केलेट कर रहा था। तो बहुत ज़रूरी था ट्रंप के लिए कि चीन को हावी नहीं होने दें वो इस पूरे मामले में। और दूसरा ये कि भारत को अमेरिका की तरफ मोड़ना ज़रूरी था, पूरी के पूरे चीन से अलग करना ज़रूरी था। तो ये जो पूरा हुआ है, ये हमारी सेनाओं के लिए, हमारे सेनाध्यक्षों के लिए, जिन पर हमने पूरा छोड़ रखा था जी। हमको नहीं पता चलेगा राजीव जी कभी कि ये सीज फायर का जो फैसला लिया गया, इसमें हमने सेनाध्यक्षों की या सीडीएस की राय ली कि नहीं ली। मतलब हमने सेना का सेक्रीफाइस तो करवाया, पर डिप्लोमेटिक फैसले लेने में हमने सेना को इन्वॉल्व नहीं किया या किया। तो हमने जो हमारी हुकूमत है, उसने 4-5 मोर्चों पर गुडविल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। एक तो विपक्ष के मोर्चे पर जो गेन किया था पूरा का पूरा, वो समाप्त हो गया, ध्वस्त हो गया। जो कंट्रीब्यूट किया था विपक्ष ने पॉजिटिविटी के साथ, राहुल गांधी ने खासकर जो दिखाया बड़प्पन, और आपने, अगर इनको पता ही नहीं है कि ये, ऐसा लगता है कि इनको पता नहीं था कि सीज फायर आने वाला है, और उसके पहले वो वीडियो जारी हो गया। आप सोचिए कि उस वीडियो का कंटेंट अगर देखें जो वायरल है, उसमें ये है कि यूपीए जो करता है हम नहीं करते हैं जी। और आपने क्या किया, यूपीए ने तो कुछ किया ही नहीं, आपने और ज़्यादा किया। मतलब तो अगर आप उस पूरे वीडियो को देखें और फिर ये जो घटनाक्रम हुआ उसको असेस करें,
तो देश की नजरों में भी आप कमजोर हो गए, विपक्ष की नजरों में हो गए और दुनिया की नजरों में हो गए। मतलब आप देखिए कि जयशंकर ने यूरोपीय देशों के बारे में क्या कहा था। उन्होंने कहा था ना, हमको उपदेश देने वालों की जरूरत नहीं है, हमको मदद करने वालों की जरूरत है। जी, ये मैं मतलब मिलिट्री जो उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मिलिट्री जनरल ऑफ द पाकिस्तान कॉल्ड टुडे, तो किसको कॉल किया उन्होंने? इंडिया के में मिलिट्री जनरल तो कोई होता नहीं है। इंडिया में या तो सीडीएस होता है या सेनाध्यक्ष होता है या डिफेंस सेक्रेटरी होता है या डिफेंस मिनिस्टर होता है। तो ये जो सीज फायर का मामला है किस लेवल पर तय हुआ, और ट्रंप का जो ट्वीट कहता है कि रात भर बात होती रही, जी, तो बात किससे होती रही? मतलब लड़ सेना रही है और बात पॉलिटिकल लेवल पर चल रही है। तो ये थोड़ा सा, मतलब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि पंजाब के इलाके अगर आप पता करें या जम्मू कश्मीर के, खासकर जम्मू के इलाके, अखनूर का, पुंछ का, राजस्थान का, जैसलमेर तक, उधर गुजरात में भुज तक का पूरा इंटरनेशनल जो है और एलओसी है, दोनों पर इंटरनेशनल लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल लाइन ऑफ कंट्रोल, जी, जो तनाव पूरा बना हुआ, इतनी लंबी बॉर्डर है हमारी पाकिस्तान के साथ, नागरिकों के लिए बहुत सुखद बात है, क्योंकि वो युद्ध में पड़ना नहीं चाहते थे। ये सीज फायर की घोषणा के बाद, गर्ग साहब, सीज फायर की घोषणा के बाद ये मीटिंग हुई है, उसकी तस्वीर आई है, वो बस रख रहा हूं अपने साथियों के लिए। तो ये सीज फायर की घोषणा के बाद है। जी, मैंने अपनी बात में कहा था कि हमको पता नहीं कि सीज फायर के पहले क्या हुआ है और क्या हमारी सेना, हमारे सेनाध्यक्ष, जिन लोगों की शहादतें हुई है वो उनको शामिल किया गया है क्या, और क्या आर्गुमेंट दिया गया? सीज फायर के लिए क्या आर्गुमेंट दिया गया? मतलब सीज फायर के लिए कुछ आर्गुमेंट होता है कि हमारा स्टैंड है टेरर के खिलाफ, उस पर क्या पाकिस्तान का कोई कमिटमेंट हमको मिला है क्या, कि नहीं मिला है? गर्ग साहब जी, गर्ग साहब का वीडियो डाउन हो गया है। अटैक जी, टेरर कैंप्स पर हमने शुरू किया और हम ही ने अनकंडीशनल सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया। तो ये जो मामला है वो बड़ा एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है मेरे ख्याल से। तो इसमें जो सबसे बड़े गेनर है, मैं आपको एक चीज ये कहना चाहता हूँ जी, जनता की नजरों में, देश की नजरों में, दुनिया की नजरों में सबसे बड़ा गेनर कोई है तो वो विपक्ष है, और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो इतनी उदारता के साथ वो खड़े रहे, और जो अब डिमांड की गई है कांग्रेस की तरफ से कि स्पेशल सेशन बुलाया जाए, ये जो हमारे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उन्होंने जो मांग की है कि और प्रधानमंत्री एक सर्वदलीय बैठक बुलाएं। जी, तो वो कैसे बुलाएंगे और क्या कहेंगे? प्रधानमंत्री तो 2 सर्वदलीय बैठकों में अनुपस्थित रहे, तो क्या कहेंगे? वो बुलाएंगे क्या? स्पेशल सेशन बुलाएंगे क्या? ये बहुत राहत की सांस, बेचैनी के साथ, एक तनाव के साथ राहत की सांस है। ये सम्मान के साथ नहीं है। मैं ये जो कहना चाहता हूँ कि राहत की सांस तो है,
पर इसमें एक जो डिग्निटी होना चाहिए वो डिग्निटी नहीं है इसमें। आप कोई गेन नहीं है, मतलब सरकार उसको कैसे पेश करेगी कि हमने क्या गेन किया है, वो देखने की बात है। कि आप बताइए, हमको देश को बताइए कि आपने क्या हासिल क्या किया है। बिल्कुल। और यही करना था तो आपने पहले दिन क्यों नहीं कर दिया? आप कहते हैं अमेरिका से कि हम आप मदद कीजिए हमारी इस मामले। तो ट्रम्प तो एक पैर पर खड़े हुए हैं, तो वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। ट्रम्प के बारे में तो यही है कि वो सब कुछ करते हैं और मना करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आना चाहता हूं राहुल जी एक बार फिर आपके पास, और जरा अब इसके आगे दो बातें यहां सामने। एक तो पॉलिटिक्स में विपक्ष का रोल क्या हो सकता है अब यहां से, क्योंकि आज से नहीं, हालांकि चूंकि आज इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी ने आधिकारिक अपने ट्विटर हैंडल से जो वीडियो जारी किया है वो पॉलिटिकल वीडियो है। वो पिछली सरकारों को नीचा दिखाने की कोशिश है, चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो, वहां से पीछे इंदिरा जी की सरकार, इन सब चीज़ों को सामने रखा गया और कैसे नरेंद्र मोदी जी आगे निकल चुके हैं ये बताने की कोशिश उस वीडियो में। एक तो ये, यानी पॉलिटिकल इसका नफ़ा नुकसान, इस पर थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए। दूसरी बात कि आगे अब जिन सवालों के साथ जो आप पहले उठा चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा और चाहूँगा मैं, जिन सवालों के साथ ये तमाम घटनाक्रम को अंजाम तक पहुंचाया गया, यानी 22 अप्रैल के बाद के घटनाक्रम में आखिर एक सवाल ये भी तो उठेगा कि उसका क्या हुआ। 26 लोग जो मारे गए थे उनके गुनाहगार कौन हैं, कौन आए थे? राहुल जी। राजीव, ऐसे तो अधिकांश बातें आ गई हैं, सभी मित्रों ने कह दिया है। पहली बात मैं ये कहूँगा कि इससे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी दोनों को बहुत गंभीर राजनीतिक नुकसान हुआ है। उनकी सारी राजनीति जिन आधारों पर उन्होंने खड़ी की थी, इस बीच इस अंध और बहुत आक्रामक राष्ट्रवाद की आंधी तैयार करने में वो उसकी जमीन खिसक गई है, पैरों तले की जमीन खिसक गई है। जो इस पूरे 22 अप्रैल के बाद से जो पूरा एक विमर्श उन्होंने खड़ा किया था, जो पूरा माहौल तैयार किया था बहुत वीरता का और अपनी छाती ठोकने का और अपने बड़े बड़े दावे करने का, वो सब अब उन्हीं को उलट कर पड़ेगा और अब उनको उन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे जो इस दूसरी विश्व ताकतों द्वारा जबरन कराए गए, हमारे ऊपर थोपे गए युद्ध विराम से निकल रहे हैं सवाल। क्योंकि ये बिल्कुल साफ है सबको, इसको कोई भी किसी भी रूप में अब ये बीजेपी छुपा नहीं सकती, ना प्रधानमंत्री छुपा सकते हैं कि ये उनकी अपनी मर्जी और योजना से किया गया युद्ध विराम नहीं है। क्योंकि उनकी जो घोषणाएं थी, अगर वो याद करेंगे कि जो भी अपराधी हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको चुन चुन कर मारेंगे, आतंक के जितने अड्डे हैं उनको चुन चुन कर समाप्त किया जाएगा, आतंकवाद के पाकिस्तान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त किया जाएगा, पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि वो लंबे समय तक भारत की ओर इस तरह की कोई हरकत करने की हिम्मत न कर सके, और इसकी कीमत, ऐसे आतंकवाद को प्रश्रय देने की जो कीमत है पाकिस्तान के लिए, उसको इतना बढ़ा दिया जाएगा कि वो उसके लिए असहनीय हो जाए। ये सारी बातें हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और उनके प्रवक्ताओं ने कही हैं, बहुत शौर्यपूर्ण शब्दों में और ओजस्वी स्वरों में, शैली में कहे गई। तो अब यही उनकी बातें उनके ऊपर उनके एक प्रेत बनकर पीछा करेंगी कि अब इनके आपके घोषणाओं का, वायदों का, इनका क्या हुआ। क्योंकि जैसा अभी सबने कहा कि अभी तो हम जिन 4 विदेशियों ने पहलगाम के उन 26 लोगों को मारा, 28 लोगों को, अभी हम उनको ना तो पकड़ पाए हैं ना उनको मार पाए हैं। हमें पता ही नहीं है, देश को नहीं पता कि वो हैं कहां, उनका क्या हुआ। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की बात, सारे आतंकवाद प्रशिक्षण केंद्रों को ध्वस्त करने की बात तो बहुत दूर की है।
वो वैसे भी 10-15 दिन में होने वाला काम नहीं है, उसमें बहुत लंबा समय लगने वाला काम है। लेकिन ये तो पहली बात है कि राजनीतिक जमीन अब सरक गई है। जो शायद उन्होंने सोचा हो कि अब ये 2029 की नैया भी, चुनावी नैया भी इसी पहलगाम से निकले युद्ध के बाद पार हो जाएगी, अब वो संदिग्ध हो गई है पूरी तरह। और अब उनको उस समय तक वो जवाब देने पड़ेंगे जो सवाल इससे निकल रहे हैं। और प्रशांत ने बहुत ठीक कहा कि अब उनको बार बार याद दिलाया जाएगा कि युद्ध विराम किसको कहते हैं। जैसा सन 71 में इंदिरा जी ने करवाया था, उसको कहते हैं युद्ध विराम। उसको याद कीजिए और अब इसको याद कीजिए और जवाब दीजिए। दूसरी बात कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोदी जी जिससे गले मिलकर मिलते रहे हैं, उनके उसी बड़े निजी प्यारे दोस्त ने ही उनकी मैं कहूँ उनका बहुत भयानक बड़ा नुकसान किया है, गंभीर और दूरगामी नुकसान किया है। एक विश्व नेता बनने के उनके जितने प्रयास थे, जितनी छवि निर्माण हो रहा था, वो एक झटके में समाप्त हो गया। और जैसा सभी मित्रों ने कहा है कि भारत की विदेश नीति में अपनी संप्रभुता, उसकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता, अब इस पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। क्योंकि ट्रंप ने, अमेरिका ने अपना प्रभाव और अपना असर दिखा दिया है। अब ये क्या हम ये मान लें कि असर ये केवल सैनिक कार्रवाई के ही मामले में रहेगा? क्या इस अपने असर को अमेरिका और दूसरे विषयों में और क्षेत्रों में नहीं भुनाएगा? चाहे वो ट्रेड वॉर्स हो, ट्रेड टॉक्स हो, दूसरे जो रणनीतिक और राजनयिक विषय हैं, जो अलग अलग जो बड़े मसले हैं इस समय दुनिया के सामने, उसमें जो अलग अलग ब्लॉक्स हैं, उसमें उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। भारत की स्वतंत्र छवि को खंडित और कमजोर करने का प्रयास नहीं होगा, और वो नहीं होगी। वो अब वो खंडित हुए बिना रह ही नहीं सकती। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दूसरा सबसे बड़ा नुकसान है। और एक जो तेज था, जो एक पूरी ओजस्वी एक छवि बनाई गई थी, बहुत दीप्तमान और भारत के इतिहास के सबसे महान नेता की, वो भी छवि भी ध्वस्त हो गई है। अंधभक्तों की बात छोड़ दें, क्योंकि उनको तो कुछ और सूझेगा ही नहीं, लेकिन जो भी सोचने समझने वाले लोग हैं, वो इसके बाद अपने पूरे सोच पर पुनर्विचार के लिए बाध्य होंगे। क्योंकि अभी तो जब इसकी धीरे धीरे डिटेल्स आनी शुरू होंगी, कौन सी शर्तें हैं, कौन सी शर्तें नहीं हैं, और जैसा मैंने भी पूछा था, शर्मा जी ने कहा कि पाकिस्तान से क्या कमिटमेंट्स लिए गए हैं, हम किन चीजों पर भरोसा करें? क्या पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद कर देगा इसके बाद? और ये डोनाल्ड ट्रंप से पूछा जाना चाहिए, और उनके वो विदेश मंत्री और जेडी वैंस से भी पूछा जाना चाहिए कि क्या आप गारंटी लेते हैं कि पाकिस्तान से, उसकी ओर से ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, ऐसे हमले नहीं होंगे? उन्होंने अगर ये करवाया, वो श्रेय ले रहे हैं युद्ध विराम कराने का, तो ये गारंटी भी उन्हीं को देनी पड़ेगी। क्या हम उनसे ये पूछने की स्थिति में है? तो ये बहुत बड़े सवाल हैं। ये इतना बड़ा मैं कहूंगा, और जो जिस आकस्मिक तरीके से ये घोषणा हुई है, इसकी कोई पूर्व पीठिका नहीं थी, कोई पूर्वानुमान नहीं था, कोई क्रमिक भूमिका नहीं बनाई जा रही थी, क्योंकि वो कहीं थी ही नहीं क्षितिज पर। और इसीलिए वो हमें श्रेय नहीं मिला। उस श्रेय को लूट लिया है एक तरह से ट्रंप ने, खत्म कर दिया उसने। अब इनिशिएटिव लेने की, पहल करने की भारत की और हर संप्रभु राष्ट्र की जो एक अंतर्निहित क्षमता होती है, उसको ही लूट लिया उन्होंने, खत्म कर दिया। उनको अपनी दादागिरी चमकाने का भले ही एक मौका मिल गया हो, और वो अब विश्व के दरोगा बन सकते हो, पहले भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतने क्रूड तरीके से किया है। आप जेडी वैंस की भाषा देखिए जो उन्होंने 2 दिन पहले कही है भारत की, वी लीव दिस टू दिस गाइज। और जो तीसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक नुकसान भारत का हुआ है कि अमेरिका ने और ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को राजनयिक दृष्टि से समकक्ष बना दिया है।
आपको ध्यान होगा कि जब भी विदेश नीति पर बात होती थी, भारतीय राजनयिक और भारतीय नेता, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री सभी ये लगातार कहते थे कि अमेरिका को और विश्व की ताकतों को और संयुक्त राष्ट्र को भी भारत और पाकिस्तान को हाइफनेट नहीं करना चाहिए। यही वाक्य बोला जाता था, हाइफनेट करना। अब वो बिल्कुल घोषित रूप से और इस भद्दे तरीके से ट्रंप ने हाइफनेट कर दिया है कि हमारे लिए पाकिस्तान और भारत एक समान है, दोनों का एक ही वजन है और दोनों हमारी बात मानते हैं और दोनों ने हमारी बात मानी। मैं तो अभी जितना सोच रहा हूं मैं उतना हैरान और दुखी हो रहा हूं इस बात पर। ये कोई हमारे लिए मतलब मोदी की एक तरह से बद पीटी है, ये कोई हमारे लिए खुश होने की बात नहीं है। मुझे बहुत गहरी पीड़ा है, वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि ये हमारी पूरी संप्रभुता पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। स्वतंत्र निर्णय लेने की हमारी क्षमता पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। अभी मैं कहूंगा कि फिलहाल तो ये जो नुकसान है वो लगभग इनकैलकुलेबल है। बिल्कुल जी जी बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, आप जो कह रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बात, और इसीलिए इस चर्चा को हम इसमें इन तमाम मुद्दों को, तमाम बातों को ला रहे हैं। प्रशांत जी, आप कैसे देखते हैं? और थोड़ा जो राहुल देव जी जो बात कह रहे हैं उसको थोड़ा और आगे बढ़ाइए। बात कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान को हाइफनेट करने का जो खतरा था, जो अब हो गया, इसकी चर्चा हम लोगों ने की थी यहाँ पे। बिल्कुल, श्रवण जी भी थे उस दिन। तो देखिए अब जो है इसको अगले कई दिन तक ये चर्चा होगी, और इस वक्त तो बहुत एस्टीम पैनल है जो ये डिस्कस कर रहा है। और देखिए अब इसको हम देखें कि अब मोदी जी ने राजनीति शुरू कर दी। अब राजनीति पे आते हैं। राजनीति शुरू कर दी आज सुबह से, उनका जो वीडियो आ गया और उन्होंने सवाल खड़े कर दिए कि हम बातचीत नहीं करते, हम एक्शन लेते हैं। आप तो ट्वीट से आप सीज फायर कर लेते हैं, अब इसका जवाब देना पड़ेगा। अपोजिशन के सामने अब इसकी तुलना करें अगर इस पूरे घटनाक्रम की, और इस बीच जातिवाद जनगणना का भी इसी दबाव में घोषणा भी हो गई। वो एक अलग वजन है जो मोदी जी को लेकर चल रहा है, उसकी राजनीति एक अलग है। उस पर कभी रविकांत जी और बाकी सब लोग हम लोग चर्चा करेंगे। राहुल गांधी कश्मीर गए, विक्टिम से मिले, और विक्टिम से मिलने के बाद वो हिमांशी नरवाल से मिले, जो इस पूरे घटनाक्रम की का सबसे मार्मिक और सबसे बड़ा चेहरा है। उससे मिले राहुल गांधी, और विक्टिम से मिले। अपोजिशन ने पूरी मैच्योरिटी के साथ, पूरी परिपक्वता के साथ सरकार के को क्लीन चिट दिया कि हम सवाल नहीं खड़े करेंगे, आप करो जो करना है। अब पॉलिटिक्स की शुरुआत मोदी जी ने की है, बटन उन्होंने दबाया। अब विपक्ष को इसमें पूरी पॉलिटिक्स करनी चाहिए, सवाल खड़े करने चाहिए, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं कि भारत की संप्रभुता, ये 22 मिनट मोदी जी को बहुत भारी पड़ेंगे, ये जो 22 मिनट का गैप है। दूसरी बात कि मोदी जी ने कोई उल्लास के नाम संदेश नहीं दिया। मोदी जी कश्मीर गए नहीं, वो तो यूएई से आके बिहार गए। वो 3-4 दिन तक गायब थे, कोई ट्वीट नहीं, कोई पब्लिक प्लेटफॉर्म से कोई बात नहीं इस बारे में। ट्वीट तो उनका नए पोप के आया पहला ट्वीट जी। तो पब्लिक डोमेन से वो गायब थे। आज वो उन्होंने एक वीडियो जारी किया पॉलिटिक्स वाला। तो अब अपोजिशन को क्या करना चाहिए कि अब अपोजिशन को पॉलिटिक्स करनी चाहिए कि जो हमारी सेनाएं हैं उनको आप बधाई दें, उनका प्रोफेशनलिज्म दिखाई दिया, और पॉलिटिकल फेलियर है, भारत की सॉवरेनिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज है। ये जो डिटेल है, क्या आपने अचीव किया, जो बात राहुल जी पूछ रहे हैं और लोग पूछ रहे हैं कि आपने अचीव क्या किया,
ये अब ऑपोजिशन को पूछना चाहिए। देखिए, देश की जनता अभी, क्योंकि फैसला तुरंत हुआ है तो मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ या और जगह, देश की जनता बहुत निराश है। सेनाएं बोलती नहीं है, लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। जनरल वीपी मलिक का ट्वीट आया अभी थोड़ी देर पहले, आपसे बात हो रही है जी। जनरल वीपी मलिक कौन है? करगिल युद्ध के दौरान भारत के सेना अध्यक्ष। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं इसमें क्या अचीव हुआ, क्या नहीं अचीव हुआ, ये भविष्य के इतिहासकारों पे छोड़ता हूं मैं। इससे ज्यादा नपे तुले शब्द में वो इस सीज फायर पे सवाल नहीं उठा सकते थे, क्योंकि वो सेना अध्यक्ष रहे। लेकिन नपे तुले शब्दों में उन्होंने सवाल खड़े कर दिए, और यही सैनिक की एक मानसिकता होगी। तो मोदी जी की एक नई यात्रा यहाँ से आज से शुरू हो रही है। 5:55 और 5:33 के बीच जो हुआ है इन 22 मिनट में, अब अपोजिशन को इसमें कोई जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जी, थैंक यू। जी जी बिल्कुल। डॉक्टर राकेश पाठक जी, पॉलिटिक्स करनी चाहिए, उसी पॉलिटिक्स की बात जहां आपको उस समय रोका था कि सेकेंड राउंड में हम लोग बात करेंगे, और उसी वीडियो की बात जरा उसको बताइए। देखिए डॉक्टर साहब, जहां मैंने अपनी बात खत्म की थी वहीं से फिर आगे बढ़ाता हूं। एक जिंदा जावेद मुल्क हुआ करता था भारत, जिसमें जब देश का प्रधानमंत्री ताशकंद में समझौता करने बैठा था टेबल पर, समझौते की खबर भारत पहुंचती है, जनसंघ के लोग उस प्रधानमंत्री के घर के सामने काले झंडे लेकर खड़े हो जाते हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। वो प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इतना संवेदनशील व्यक्ति था, और उसके घर के लोग कितने संवेदनशील थे, इसका प्रमाण यह है कि जब उन्होंने अपने घर दिल्ली में टेलीफोन किया, उनकी धर्मपत्नी ने उनसे बात करने से इनकार कर दिया था। वो ताशकंद समझौते पर देश के बहुत सारे लोग निराश थे, हताश थे, लेकिन लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य में लोगों को प्रदर्शन, अपनी असहमति दर्ज कराने का अधिकार था। क्या आज आप कल्पना कर सकते हैं कि 7 लोक कल्याण मार्ग के दरवाजे पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लोग काले झंडे लेकर जाएं और विरोध प्रदर्शन करने लगे आज के सीज फायर के खिलाफ, जिसमें टेबल पर बैठकर बात नहीं हुई है। प्रधानमंत्रियों को तो छोड़िए, हमारे डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस और पाकिस्तान के डीजीएमओ की कोई बातचीत नहीं हुई। कल एक प्रधानमंत्री निवास से वीडियो जारी किया गया था, लगातार म्यूट वीडियो आ रहे हैं। उसमें तीनों सेनाध्यक्ष अपने लेटर पैड पर कुछ नोट कर रहे थे, रक्षा मंत्री मुंडी हिला रहे थे, सीडीएस वहां मौजूद थे, प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मौजूद थे। वे क्या नोट कर रहे थे? क्या कल शाम तक उन्हें मालूम नहीं था कि अगले 24 घंटे के भीतर, अगले 24 घंटे क्यों, क्षमा कीजिए, कल ही तो पूरी रात डोनाल्ड ट्रंप, जेडी वैंस, मार्को रूबियो टेलीफोन पर बतिया रहे थे, निर्देश दे रहे थे। राहुल जी जितने दुखी और हताश है, उतना ही दुखी इस वक्त पूरा देश है। यह राष्ट्र की अस्मिता पर प्रश्न है। अब आते हैं आपके उस सवाल पर कि राजनीति करने का अवसर किसने शुरू किया, और यह पहली बार नहीं है राजीव जी। पहले अभी आज की बात कर लें, फिर पिछला इतिहास भी याद दिला दें। आज जो वीडियो जारी किया भारतीय जनता पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से जारी हुआ, उसमें कहा गया कि हम बात नहीं करते हैं, फिर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उसमें लिखा है नरेंद्र मोदी आए और उसके बाद मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है। चंद घंटों के भीतर इस बड़े बोलेपन का जवाब मिल गया, क्योंकि वे जिन लोगों पर डॉक्टर मनमोहन सिंह या यूपीए की सरकारों पर सवाल उछाल रहे थे, वो ये भूल गए थे कि देश के इतिहास में सबसे ज्यादा आतंकवादी हमले भाजपा की सरकारों में हुए। चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही हो, संसद पर हमला, कंधार विमान अपहरण कांड, अक्षरधाम का हमला, और उसके बाद अभी गृह मंत्रालय की, नरेंद्र मोदी के, बीजेपी के अपने गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है कि अकेले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं में शहीद होने वाले सैनिकों की संख्या में 93% की बढ़ोतरी हुई है। कुल घटनाओं में 157% की वृद्धि हुई है।
2014 से लेकर 2018 और उसके बाद से अब तक। तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने आज जो वीडियो जारी किया, उसके लिए मैशर आफरीदी का एक शेर है, वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो एक समंदर खंगालने में लगे हुए हैं, हमारी कमियां निकालने में लगे हुए हैं। वो जिनकी अपनी लंगोटियां तक फटी हुई हैं, हमारी पगड़ियां उछालने में लगे हुए। तो एनडीए और बीजेपी की सरकारों में आतंकवादी घटनाएं चरम पर हैं, और बीजेपी वीडियो जारी करके कह रही है कि हम तो बातचीत नहीं करते, सबक सिखाते हैं। ये सबक कहां तक पहुंचा था? क्या हमारा जो ऑपरेशन चल रहा था 7 तारीख से अब तक, वो अपने निर्धारित उद्देश्यों को पूरा कर पाया? क्या अपने निर्धारित टारगेट को पूरा किए बिना हमने समझौता कर लिया? समझौते की शर्तें क्या है मैं पहले ही पूछ चुका हूं। और अंतिम बात राजीव जी, आज सुबह की ब्रीफिंग में विदेश मंत्रालय और सेना की दोनों अधिकारियों ने यह बताया था कि पाकिस्तान की सेना और वहां के आतंकवादी हमारे स्कूलों और अस्पतालों पर हमले कर रहे हैं। वीडियो जारी किए गए थे। क्या उसका बदला ले लिया गया है? और अगर यह सब नहीं हुआ है तो आज का दिन राष्ट्रीय शर्म का दिन है राजीव जी। भारत जिस तरह सीना तान कर दुनिया में रहता और चलता था, जिस तरह पिछले 10 सालों से भारत को और नरेंद्र मोदी को विश्वगुरु होने का दावा किया जा रहा था, वो सारे दावे चकनाचूर हो गए हैं। बातन हाथी पाइए, बातन हाथी पांव। बीजेपी और उनके नरेंद्र मोदी के समर्थक पिछले 10 साल से जो कुछ कर रहे थे उसका शीराजा बिखर गया है। हमारी चिंता का विषय बीजेपी नहीं है, हमारी चिंता का विषय नरेंद्र मोदी नहीं है, हमारी चिंता का विषय भारत है, हमारी चिंता का विषय भारत का प्रधानमंत्री है, गो कि उसका नाम नरेंद्र मोदी। उस सब की गरिमा, उसका गौरव, उसकी प्रतिष्ठा आज मिट्टी में मिल गई। जी राजीव जी जल्दी से आना चाहूंगा, अब समय खत्म हो रहा है। जल्दी प्रेम कुमार जी, आगे क्या देखते हैं आप? पॉलिटिक्स या इस पे कुछ 12 तारीख को 12 बजे इसकी समीक्षा होगी फिर से, लेकिन पॉलिटिक्स 7 तारीख को 7 बजे भी हम लोग याद कर रहे थे। उस दिन मॉक ड्रिल होने वाला था, उससे पहले वो ऑपरेशन सिंदूर हो गया। अब 12 तारीख को 12 बजे रियल मॉक ड्रिल होगा। मॉक ड्रिल से अगर कंपेयर करें तो ये शैली दिखती है। देखिए, राजनीति आज की घटना बदल गई है, बदल जाने वाली है, और ये राजनीति जो आडंबर पर खड़ी थी, जो राजनीति नफरत पर खड़ी थी देश की, और आतंकियों ने जो उसका फायदा उठाना चाहा था, और उसके जवाब में जो देश एकजुट होकर खड़ा हुआ, जो सेकुलर कैरेक्टर नजर आया, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे दूसरे लोग हो, सबने जो एकजुटता दिखलाई थी, वो इस एक हफ्ता की एक तरह से ये उपलब्धि है, या जो भी घटना के बाद से पूरे 15 और 5 20 दिन मान लीजिए, उसकी उपलब्धि है। तो ये जो बिल्डअप हुआ देश में, आज भी जो ऑफिशियल ब्रीफिंग हुई उसमें सेक्युलर वर्ड पर बहुत जोर दिया गया ऑफिशियल ब्रीफिंग में। तो सेक्युलर जिसको कि इन लोगों ने सेकुलर बना दिया था, और अब सेकुलर पर देश खड़ा है, वो एक राजनीति बिल्डअप हुई है। वो अपोजिशन का उसमें प्रयास है, अपोजिशन का रोल है, वो उमर अब्दुल्ला का योगदान है, वो राहुल गांधी का योगदान है, जो पहलगाम जाते हैं, जो पीड़ितों से मिलते हैं, जो शहीद की विधवाओं से मिलते हैं, जो उनके घर जाते हैं और शहादत का दर्जा मांगते हैं कि हमारे आतंकियों के शिकार लोग आतंक के हाथों मारे जा रहे हैं, शहीद हैं, ये आवाज बुलंद कर रहे थे। तो ये निश्चित रूप से वो राजनीति अब आगे मजबूत होगी, और वो राजनीति जो कि मौका देख करके, चिन्हित करके बुलडोजर चलाती है, और मौका देख करके प्रेस ब्रीफिंग में एक मुस्लिम महिला को लाती है,
एक दलित महिला को लाती है, वो राजनीति जो है अब चूंकि इस पूरे दौर में एक्सपोज हुई है और हमारी संप्रभुता को गिरवी रखा गया है, कोई तीसरा देश हमारा तय कर रहा है कि हम क्या करेंगे। और कुल मिलाकर के बहुत संक्षेप में अब थोड़ी बात कहूं, शांति शांति शांति, मुझे लगता है प्रोफेसर रविकांत जी ने जो युद्ध और शांति लिख दिया था तो उसका इम्पैक्ट इतना हुआ कि शांति के पक्ष में अचानक मोदी जी चले आए। लेकिन ये भारत महाभारत की भी धरती है, जहां श्री कृष्ण को आप युद्ध प्रेमी नहीं बोल सकते। हर लड़ाई का एक लक्ष्य होता है और शांति के लिए युद्ध होता है, ये बात हमेशा जानिए। युद्ध जो है शांति की इच्छा के लिए होता है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई शांति की खोज में लड़ाई थी, लेकिन क्या अधर्म के साथ दुनिया को इकट्ठा होते हुए हम देखते रहे? अरे महाभारत में भी धर्म के नाम पर देश के राजाओं को इकट्ठा किया गया था, तब महाभारत हुआ। इस लड़ाई में आपने धर्म के नाम पर किसको इकट्ठा किया? दुनिया में किसका समर्थन हासिल किया? अधर्म के साथ लोग खड़े दिखाई दिए। तो इसका मतलब है कि आप धर्म की लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, आप सिर्फ इंतकाम की लड़ाई लड़ रहे थे। इंतकाम धर्म की लड़ाई नहीं होता, इसलिए युद्ध का जो चरित्र होता है वो इंतकाम नहीं होता है, वो धर्म होता है। और इसका धर्म था आतंकवाद से आम जनता को राहत देना। संक्षेप में बस इतना ही राजीव जी, समय आपका बहुत कम। जी 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 प्रोफेसर रविकांत जी युद्ध और शांति की बात कर रहे थे, जल्दी से आपकी टिप्पणी, फिर गर्ग साहब के पास आता हूं फाइनल कमेंट के लिए। जी, 2-3 बातें बहुत छोटी छोटी कहूंगा। पहली बात तो ये कि इसके बाद क्या, अब मोदी जी राजनीति करे बगैर कभी रह नहीं सकते और हम लोग उनकी रग रग से वाकिफ हैं। अभी बिहार में जाकर के भी बोलेंगे वो कि हमने जीता, हमने पाकिस्तान को सबक सिखाया और उन शहीदों के नाम पर वोट दीजिए, ये होगा। लेकिन ये जो आज की तारीख है ये इतिहास बनने जा रही है भारत की राजनीति में। आज की तारीख से नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती शुरू। आज नरेंद्र मोदी अब बीजेपी में ना उनकी वहां ताकत रह गई है, ना विपक्ष के सामने उन मुंह दिखाने की ताकत रह गई है, और ना ही आरएसएस के सामने। आरएसएस तो कहता था साहब हम तो सेना को 6 महीने लगता है, हम तो 3 दिन में, तब आरएसएस वालों को आगे कर दिया होता, थोड़ा वो इस्लामाबाद और बलूचिस्तान तक जाकर के थोड़ा कराते। यहां तो कौन कौन सी सेनाएं हैं जो लगातार अपमान, सेना के नाम पर ही अपमान होता है ना हमारी सेना का। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने जा रहा है। चूंकि समय कम है इसलिए मैं 2 ही बातें कि मोदी जी राजनीति से बाज नहीं आएंगे, लेकिन आज से नरेंद्र मोदी के अपने राजनीतिक करियर की उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है। आगे क्या होता है ये गर्ग साहब बताएंगे कि बीजेपी की पॉलिटिक्स में, आरएसएस की पॉलिटिक्स में क्या होगा। जी जी गर्ग साहब आगे क्या, अब आगे क्या होगा? अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। रविकांत जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही, और आरएसएस को लेकर गौर कीजिए कि मंगलवार की रात को ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ हुआ था। मोहन भागवत की पहली प्रतिक्रिया शुक्रवार को आई, 3 दिन बाद आरएसएस। उसके पहले पूरा का पूरा देश जो है और पूरा विपक्ष जो है वो सरकार के साथ खड़ा हो चुका था। काफी सोच विचार के आरएसएस सैनिकों की देशभक्ति और आरएसएस जो कर रहा है उसके बारे में बताया उन्होंने और नागरिकों से कहा। अब आरएसएस किस मुंह से जनता से बात करेगा,
क्योंकि ये जो अपमान हुआ है ये आरएसएस का भी हुआ है, संघ का भी बहुत बड़ा अपमान हुआ है। मतलब अगर हम ये कहें कि सरकार हर मामले में संघ से सलाह लेती है, जाति जनगणना के मामले में मोहन भागवत गए थे उनके घर पर, तो क्या हम ये मान के चलें कि ये मान के चलना ही चाहिए कि ये जो युद्ध विराम हुआ है वो संघ की सहमति से हुआ है? ये मान के चलना चाहिए। और या संघ मना करे कि नहीं, इसमें हमारी सहमति नहीं है। इसका जो दर्दनाक मुद्दा पॉइंट है राजीव जी, वो ये है कि सीज फायर की घोषणा जो आमतौर से होती है वो इस तरह से होती है कि दोनों जगह से एक ही समय पर घोषणा की जाती है। जो सीज फायर का नियम है, जो कि इस्लामाबाद से और दिल्ली से एक ही समय पर वो घोषणा की जाए। हमारे लिए, दोनों देशों के लिए अमेरिका से घोषणा की गई कि हम सीज फायर हो गया है। आप पढ़िए जो ट्रंप साहब का ट्वीट है, वो ये बता रहे हैं कि सीज फायर हो गया है, आई एम प्लीज्ड। मोदी जी किस मुंह से देश से सहयोग की मांग करेंगे, किस मुंह से? ये कहा अभी हमारे किसी साथी ने कि बिहार जाकर, किस मुंह से बिहार जाएंगे और किस मुंह से आक्रमण करेंगे वो विपक्ष पर? विपक्ष ने क्या किया है जो उस पर आक्रमण करेंगे? हम ये जानना चाहते हैं ना। अच्छा, आप बताइए तो सही कि आप क्या कहेंगे कि सीज फायर हमने विपक्ष से पूछ के किया? पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसमें राहुल गांधी से पूछा कि भाई ये हम कर लें क्या? और राहुल गांधी ने कहा होगा कि बिल्कुल हम सरकार के हर फैसले में साथ हैं। तो पीएम जो कुछ करेंगे वो तो जैसे देश से मॉक ड्रिल करवा रहे थे वो, और खुद जो है सरकार उनकी अमेरिका के सामने मूक ड्रिल कर रही थी। तो ये जो हुआ है, ये जैसा सभी ने कहा है, राहुल जी ने भी कहा, बहुत नपे तुले शब्दों में कहा कि ये सभी ये कह रहे हैं कि जो युद्ध खत्म हुआ वो बहुत सुखद है, पर जिस तरह से हुआ वो देश के लिए, सेनाओं के लिए, राष्ट्र के लिए, और वो जो दो बच्चियां ब्रीफ कर रही थी जिनको आपने सेकुलर चेहरा बना के पेश किया, ढूंढ कर लाए। अगर आप वो सोफिया को लेकर जो चंद्रचूड़ जी के समय जो पूरा वाकया हुआ, परमानेंट कमीशन को लेकर, और चंद्रचूड़ ने जो टिप्पणी की थी, और जो वायर की स्टोरी के कारण वायर को एकदम बंद किया गया, अगर वो उस स्टोरी को निकाल कर आप पढ़ें कि सोफिया का नाम किस तरह से, वो जो 12 लोग प्रमुखता से पेश किए गए थे उस फैसले में, उसमें सोफिया का नाम सबसे ऊपर था। तो ये बच्चियां जो हैं, ये किस, आपने देखा है, आपने गौर किया कि इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनके चेहरे कितने बुझे हुए थे? जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब ने कहा और उसके बाद जो इन बच्चियों ने पूरे घटनाक्रम के बारे में बताया, तो इनके चेहरे बुझे हुए थे। मतलब वो उत्साह नहीं था, उन्होंने केवल ये बताया कि हमने क्या क्या किया दिन में, उन्होंने ये नहीं बताया कि अब हम क्या करने वाले हैं। तो ये बड़ा डिमोरलाइजिंग है राजीव जी। पर अब इसमें एक लेसन तो है कि राजनेताओं पर यकीन मत कीजिए। वो
अपनी ही सेनाओं को धोखा दे सकते हैं और देश की जनता को भी दे सकते हैं। तो इसलिए देश की जनता को दिया, पार्टी को दिया, आरएसएस को दिया, वो तो ठीक है, पर देश की सेनाओं को देना, ये थोड़ा सा उनके बलिदान को अंडरमाइन करना। जैसा किसी ने कहा, इंदिरा जी से बड़ा होने की कोशिश, प्रेम कुमार जी ने शायद कहा। तो इंदिरा जी थी, वो उनसे कैसे बड़े होंगे? उन्होंने जो सरेंडर करवाया, उन्होंने तो बांग्लादेश दिया भारत को, इन्होंने बांग्लादेश वापस पाकिस्तान को सौंप दिया। नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की सबसे बड़ी देन ये है कि इंदिरा गांधी ने जो बांग्लादेश 1971 में भारत को दिया, देश को, दुनिया को दिया, वो मोदी जी ने अपने कार्यकाल में पाकिस्तान को वापस सौंप दिया, उसको इस्लामी राष्ट्र बना दिया। अब हमको 2 पाकिस्तान तो ऑलरेडी हैं हमारे पास, तो हम टुकड़े करके किस चाहते हैं, ये है जी। तो ये दिन बहुत अच्छा है, शुभ दिन है, पर निराशाजनक थोड़ा सा बिल्कुल है, इसको कहना चाहिए ना कि सही कह रहे हैं। जश्न मनेगा पर थोड़े विराम के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। सीज फायर युद्ध अगर किसी भी ढंग की का संघर्ष हो रहा हो और संघर्ष विराम हो, उसमें कहीं उसको रोका जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। शांति सबसे बड़ी चीज़ है। और नरेंद्र मोदी जी, बकौल नरेंद्र मोदी, जब जाके रूस में उन्होंने पुतिन के सामने कहा था कि ये वक्त युद्ध का नहीं बुद्ध का है, तो ये बात नरेंद्र मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं। तो ठीक है, बुद्ध के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन हमारी डिप्लोमेसी कहाँ गई? हमारा पूरा का पूरा इतिहास अगर खंगाल लीजिए तो हम कहाँ थे, कहाँ पहुँच गए हैं। बहुत सारे सवाल आएंगे, जिन सवालों पे हम लगातार पिछले 1.5 घंटे से चर्चा कर रहे थे। उम्मीद है आप लोगों को ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हमारे तमाम दर्शक साथी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया गर्ग साहब आपका, बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी, डॉक्टर राकेश पाठक जी, प्रोफेसर रविकांत जी, प्रेम कुमार जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए और अपने विचारों विश्लेषणों से अवगत कराने के लिए तमाम हमारे साथियों को। डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब लिख रहे हैं कि डीबी लाइव देख लें, अब विश्व गुरु ट्रंप हैं और थोड़े दिनों में ट्रंप को विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा। पाकिस्तान को लोन देना अडानी तोते में जान का होना है। अगर मोदी सिम के तो अदानी तो गया, लिख रहे हैं डॉक्टर विनोद प्रकाश गुप्ता शलभ साहब। वंशीलाल धौलपुरिया साहब हमारे साथ हैं, सुंदर यादव साहब हमारे साथ बने हुए हैं, ज्योति जी हमारे साथ बनी हुई हैं। लाइव